हेलो दोस्तों। तो पिछला क्लास में आपको बताए थे कि बिहार स्टेट का जो पार्ट 1 वाला वीडियो था जिसमें से प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन किए थे। तो आज की क्लास में भी हम लोग बिहार स्टेट के लिए टॉपिक के लेके इंपॉर्टेंट टॉपिक के लेके आ चुके हैं जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगा। और यह आपका प्रीवियस क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपका 2023 में आया जो क्वेश्चन था पेपर 1, ये याद रखिएगा पेपर 1। तो पेपर 1 में जो आया हुआ क्वेश्चन है उसका प्रीवियस करेंगे जो आपका सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस है जिसमें से 100 मार्क्स का आपके एग्जाम के लिए होगी, ठीक है, जो 9 टू 10 के लिए। तो इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 6 सितंबर 2023 का फर्स्ट शिफ्ट में। तो फर्स्ट शिफ्ट का पार्ट 1, तो जो पार्ट 1 वाला नहीं देखे तो पार्ट 1 जरूर देखिएगा जिसमें से 1 से लेकर 50 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। आज करेंगे पार्ट 2 जिसमें से हम लगेंगे 51 से लेकर 100 क्वेश्चन। तो ये आपको डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। 6 सितंबर 2023 का फर्स्ट शिफ्ट में है, मतलब कि इस फर्स्ट शिफ्ट में 2 पार्ट में इसको करके एक पार्ट 1 में करिए डिवाइड और एक पार्ट 2 में डिवाइड किया, ठीक है, ताकि आपको आसानी होगा पढ़ने में। चलिए तो हम स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन लाए हैं, 50 से लेके 100 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन है, एग्जाम से जाने से पहले जरूर 14 अक्टूबर से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो गया तो जरूर उसको जाने से पहले इसको करके जाइएगा। चलिए पहला प्रश्न है, वह भूमि जो 5 वर्ष के अधिक कृषि के लिए बिना खेती में छोड़ दी जाती है के रूप में जानी जाती है? बताइए, कृषि योग्य बंजर भूमि, चराई भूमि या प्रतिभूमि? तो बताइए ऐसे भूमि को क्या कहते हैं हम लोग? चलिए, तो जो 5 वर्ष से अधिक के लिए छोड़ दी जाती है तो ऐसे भूमि को हम लोग कहते हैं कृषि योग्य बंजर भूमि। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। कृषि का योग भी होगा पर बंजर भूमि। जानिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जान जाते हैं कि यानी लगातार मतलब कि 5 बार इसको ज़्यादा दूरी तक छोड़ते थे तो कृषि योग बंजर भूमि। चलिए, अब आते हैं हम इसके बाद में बंजर भूमि। तो बंजर भूमि क्या कहता है? जिसमें क्या कहता है उर्वरक ना के बराबर होता है। इसमें मतलब कि जो भी खेती करने के जो भी प्रक्रिया होता है इसमें खेती करने के दौरान कोई भी उर्वरक वगैरह नहीं के बराबर होता है, ठीक है। चराई जो कि खेती के द्वारा, अब प्रतिभूमि जो होता है क्या, 1 साल या कुछ सालों के लिए इसको छोड़ देते हैं फिर बाद में इसको खेती करते हैं, तो इस भूमि को प्रतिभूमि कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? बताइए, कृषि मंत्रालय, भारतीय खाद्य मंत्रालय, नेफ्रेन या टाइफाइड? बताइए। तो देखिए आप खाद्य उत्पादन, खरीद और वितरण के लिए, भंडारण के लिए आपका भारतीय कृषि खाद्य मंत्रालय का ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें पूछा गया है, भारत में श्वेत क्रांति के पितामह किसे? कितना बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है? हर एक प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ है। हार्वर्ड भैया, वर्गीज कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, चार्ल्स डार्विन? बताइए। चलिए, तो श्वेत क्रांति के जनक आपको पता होगा वर्गीज कुरियन, तो ऑप्शन नंबर बी होगा श्वेत क्रांति के वर्गीज कुरियन, ठीक है। चलिए, स्वामीनाथन जो होता है एम एस स्वामीनाथन, ये क्या है, हरित क्रांति का जनक माना जाता था। हरित क्रांति बोलेगा, हरित क्रांति का जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। इसमें से कौन सा फसल का ज्यादा योगदान दिया? इन्होंने चावल और प्लस गेहूं, तो चावल और गेहूं के लिए सबसे ज्यादा योगदान दिया था हरित क्रांति, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन। और इसी को बोलेगा श्वेत मतलब हरित क्रांति के जनक। यदि विदेश में बोलेगा, विदेश में कौन थे? विदेश में इसका नाम होता है वर्गीज कुरियन। तो वर्गीज कुरियन, ये याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए 54, ताजा पानी मुख्य रूप से सतही हवा और भूजल से प्राप्त होता है जिसके मध्य लगातार नवीकृत और रिचार्ज किया जा रहा है। सल्फर चक्र, रॉक चक्र, हाइड्रोक्लोरिक चक्र, इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन हूबहू ये सब क्वेश्चन जो है ना आपका, जो 2024 में आया हुआ क्वेश्चन था, जो 18 मई का, तो 18 मई के 2024 में आया हुआ था, ये क्वेश्चन हूबहू रिपीट किया है। ये 23 का क्वेश्चन 24 में कैसे देखे, हूबहू रिपीट किया है। तो सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी इसका, तो हाइड्रोक्लोरिक चक्र। 55, नर्मदा बचाओ आंदोलन बताइए, सरदार सरोवर मान से है, तिहरी मान से है, हीराकुंड मान या गांधी सागर मान से? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो आपका सरदार सरोवर बांध, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरदार सरोवर बांध से संबंधित है, तो ये भी आपको याद है। बोलेगा तिहरी बांध जो यहाँ ये क्या है, सबसे ऊंचा बांध, तो बोलेगा सबसे ऊंचा बांध कौन सा? टिहरी बांध, तो याद रखेगा टिहरी बांध, ठीक है, सबसे ऊंचा बांध। चलिए, तो हीराकुंड बांध जो होता है बोलेगा सबसे लंबा बांध, तो ये बोलेगा सबसे लंबा, तो सबसे लंबा, तो ये भी याद रखिएगा, बोलेगा सबसे लंबा बांध बोलेगा तो हीराकुंड बांध, सबसे ऊंचा बांध बोलेगा टिहरी बांध, और ये बोलेगा नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। चलिए अगला 56, आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है तो उत्पादित कुल बिजली का कितना प्रतिशत है? तो योगदान करते हैं तो उत्पादित कुल बिजली में कितना परसेंट योगदान देती है? 100%, 75, 20 या 25? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? 56 का हम लोग सही जवाब की ओर बढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, कितना 22% सही आंसर 22%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया, लोह अयस्क की गलाने में प्रयुक्त धातु कर्म कोयला बताना। तो लोह अयस्क को गलाने में कौन सा धातु कर्म कोयला है? एंथेसाइट,
लिग्नाइट, बिटुमिन या पीट। देखिए तो कोयला का आपको 4 प्रकार होता है, पहले आंसर बताइए फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे हम लोग। चलिए तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? लिग्नाइट। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही। एक मिनट इसमें लिग्नाइट होगा नहीं होगा, इसका होगा बिटुमिन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बिटुमिन। ऑप्शन नंबर ए भी उल्टा कर दिया है तो बिटुमिन हो जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं लो एस्क मतलब कोयला का बोलेगा तो कोयला के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो पहला प्रकार बोलते हैं एंथोसाइट, तो ठीक है, फर्स्ट नंबर पर आता है एंथोसाइट, सेकेंड नंबर पर आता है बिटुमिन, थर्ड नंबर पर आता है लिग्नाइट और चौथा नंबर पर पीट। तो ये याद रखिए पीट सबसे खराब माना जाता है। चलिए एंथोसाइट में बोलेगा कितना परसेंट पाया जाएगा, तो 85 से लेकर 90% तक पाया जाता है इसमें, ठीक है। चलिए लिग्नाइट में कितना बिटुमिन में कितना पाया जाता है, तो आपका 70 से लेकर 75 या 80 के बीच में पाया जाता है। इसका फिक्स नहीं डाटा रहता है, ठीक है। इसमें मानिए आपका 60 टू 65 या 70 का, तो 65 या 70% के बीच में ये पाया जाता है, ठीक है। और ये आपका 25 से लेकर 35 या 40, तो 40% के बीच में ये पाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में निहित है? तेल, यूरेनियम, थोरियम या कोयला? चलिए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थोरियम, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थोरियम। अगला क्वेश्चन कहते हैं 59। इसमें पूछा गया बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का फैलाव है? तो भौगोलिक क्षेत्र में बताइए 15, 20, 30 या 7? चलिए सही जवाब हो जाएगा 7%, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7%। ये सारा पीवाई क्यू क्वेश्चन है, एग्जाम से जाने के पहले पीवाई क्यू क्वेश्चन जरूर लगा के जाइएगा, आपको एग्जाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, असम, केरल या मध्य प्रदेश? तो काजीरंगा आपका असम किसके लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गेंडा, तो एक सींग वाले गेंडा, तो एक सींग वाले गेंडा के लिए, तो एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है, असम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और ये राष्ट्र विश्व धरोहर में भी इसको किया गया था 1885 में, इसको यूनेस्को द्वारा राष्ट्र विश्व धरोहर में एट में जोड़ा गया था। अगला, सिंगरेली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला है? झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक? सिंगरेली बताइए। चलिए तो सिंगरेली आपका क्या एमपी, तो बोलेगा मध्य प्रदेश। सिंगरेली का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है। झारखंड का बोलेगा तो कौन कौन सा, जैसे कि झरिया, झारखंड का झरिया है, धनबाद है, धनबाद है, ठीक है, गोमुओ है, उसके बाद रामगढ़ वाले क्षेत्र में है, तो बहुत सारा क्षेत्र में इसमें पाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला बोलता है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो देखिए प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है कोयला, मतलब विद्युत, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। तो देखिए प्राथमिक उदाहरण का कौन सा उदाहरण नहीं है बताइए आप लोग। तो सही जवाब हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर बी, तो कौन सा विद्युत, तो सही जवाब हो जाएगा विद्युत जो होता है प्राथमिक ऊर्जा का क्या कहता है उदाहरण नहीं है, बाकी कोयला हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा, ये सब प्राथमिक ऊर्जा का माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, खिलौना उद्योग, कागज उद्योग या विद्युत उपकरण उद्योग? तो बताइए छोटे पैमाने का पूछा गया है, तो छोटे पैमाने किसका भी है? आपका खिलौना उद्योग, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ये वाला है खिलौना उद्योग, ठीक है। तो ये छोटे पैमाने का आता है, बाकी ये सब जो होते हैं ये सब बड़े उद्योग के रूप में अंतर्गत में आता है। अगला है टाटा आयरन, एक मिनट, चलिए, तो टाटा आयरन एवं कंपनी की स्थापना कब किया गया था? 1854, 1907, 1915, 1923? चलिए तो टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा 1907 में। कौन किया था? तो याद आएगा सर दोराबाजी, तो दोराबाजी टाटा, तो दोराबाजी टाटा के द्वारा, तो दोराबाजी टाटा के द्वारा। टाटा कहाँ का अवस्थित है? आपका जमशेदपुर, तो जमशेदपुर, तो जमशेदपुर आपका कहाँ झारखंड, तो झारखंड का जमशेदपुर में अवस्थित है, तो ये भी बोलेगा कौन सी नदी, तो बताइएगा स्वर्ण रेखा नदी, तो स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी दो होता है, तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन कहते हैं क्यों पूछा गया है भारत का सार्वजनिक विदेश व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? स्थल मार्ग, वायु मार्ग, पाइक मार्ग या समुद्र मार्ग? बताइए सबसे ज्यादा समुद्री यात्रा मतलब समुद्री यात्रा बता दिया इन्हें, बताइए सबसे ज्यादा मतलब विदेश किसके द्वारा होता है? चलिए तो हम तो आंसर बता दिया, तो समुद्र मार्ग के सबसे ज्यादा यात्रा किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें आसान भी होता है, ज्यादा खपत भी नहीं होती है। भारत में रेल लाइन का परिचालन सबसे पहले कब हुआ था? 1753, 1653, 1853, 1953? देखिए सब में एकदम 53 दिया तो एकदम कंफ्यूजिंग वाला दिया, तो बताइए। चलिए तो सही जवाब की ओर बढ़ेंगे, तो सही जवाब हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा 1853, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1853 सी नंबर जो 1853 में रेल की शुरुआत किया था। तो बोलेगा सबसे पहला रेल का परिचालन कब होता है?
तो 16 अप्रैल, तो याद रखिए डेट पूछेगा तो 16 अप्रैल 1953, तो 16 अप्रैल 1953 में रेल की शुरुआत। कहाँ से कहाँ चलता है? तो आपका मुंबई टू ठाणे, तो मुंबई मुंबई से लेकर थाने तक, तो मुंबई से थाने के लिए चलती है, तो ये वाला रेल की शुरुआत होती है। चलिए नेक्स्ट बोलेगा रेल का मतलब शुरुआत में रेल का जनक कौन माना जाता है? तो यह डलहौजी को माना जाता है, तो डलहौजी, तो डलहौजी। नेक्स्ट अगला है संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? मनाली से ले, लद्दाख से उर्मिला, शिमला से ले या कश्मीर से लद्दाख, तो बताइए सबसे ऊंची और कहाँ से कहाँ तक है ये बताना आपको। चलिए तो 67 का हम लोग सही जवाब की ओर बढ़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी लद्दाख से उर्मिला ला दर्रा, तो ये एक दर्रा है जो सबसे ऊंची सड़क माना जाता है, ठीक है, तो ये इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 68, इसमें पूछा निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, आतंकवाद, बाढ़ या भूकंप, तो प्राकृतिक आपदा नहीं है पूछा गया है। चलिए तो सही आंसर हो जाएगा बाढ़, तो बाढ़ एक प्राकृतिक, एक मिनट, तो प्राकृतिक आपदा बोला है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा आतंकवाद। ये आतंकवाद जो होता है प्राकृतिक आपदा नहीं माना जाता, तो आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सुनामी, बाढ़ ये सब प्राकृतिक आपदा होता है, पर आतंकवाद एक प्राकृतिक आपदा नहीं होता, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है मानचित्र में नीले रंग किस भाग को दर्शाता है? तो नीला रंग बताना, ये एग्जाम में बहुत, सीटेट का एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और आपको जेटेट में भी पूछा जाएगा। पठार, पर्वत, जल, मैदान, बता नीला, नीला भाग किसको बताएगा? चलिए नीला भाग आपका जल वाले भाग को बताता है, नीला भाग आपका जल वाले भाग है। चलिए ये चार ऑप्शन को भी बता देते हैं। इसमें भूरा भाग बोलेगा तो पर्वत में, पर्वत कहाँ है? तो यहाँ पे बोलेगा तो भूरा, तो भूरा भाग पर्वत को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हरा रंग, हरा रंग क्या मैदान को दिखाता है, तो मैदान के लिए हरा रंग, हरा का इस्तेमाल। अब पठार के लिए आपको क्या हो जाएगा? तो पठार के लिए आपका हो जाएगा पीला रंग, पो से पीला, पो से पठार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरी अच्छी तरह से याद रट्टा मान लिया। पठार के लिए पीला, पर्वत के लिए भूरा, जल के लिए नीला और मैदान के लिए हरा। अगला बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? मोतिहारी, पटना, आरा, गया, बताइए। चलिए तो नगर निगम की स्थापना सबसे पहले किया था आपका पटना में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना में सबसे पहले स्थापना किया। बोले कब किया गया था? तो 15 अगस्त, तो 15 अगस्त 1952 को, तो 15 अगस्त 1952 का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नगर निगम के बारे का तो बोलेगा तो कौन सा आर्टिकल में है? तो आर्टिकल बता दीजिएगा, आपका 12 के बारे में जिक्र करता है। नेक्स्ट कहलगांव ताप्य विद्युत परियोजना कौन सा जिला में है? तो बताइए कौन सा जिला? कहलगांव मुंगेर में है, भागलपुर में है, जम्मू में है, साहबगंज में, बताइए। तो कहलगांव ताप्य विद्युत परियोजना आपका भागलपुर जिला, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भागलपुर जिला में ये ताप्य विद्युत। चलिए कुछ कुछ विद्युत परियोजनाओं का नाम याद कर लीजिएगा, जैसे कि नाभिगर, नाभिगर तो यहाँ लिख देते हैं नबीनगर, तो नबीनगर जो है ताप विद्युत संयंत्र, तो ताप विद्युत, इसको अच्छे से ध्यान से रखिएगा, विद्युत संयंत्र हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो ताप विद्युत संयंत्र आपका कहाँ? तो ये भी भागलपुर, तो याद है भागलपुर, नाभीनगर एक भागलपुर नाभीनगर है, तो नाभीनगर जो आपका भागलपुर नहीं होगा, ये औरंगाबाद, तो क्या हो जाएगा औरंगाबाद, तो ये आ जाएगा औरंगाबाद में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलेगा कांटी, तो कांटी, कांटी तापीय विद्युत परियोजना बोलेगा तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना से भी याद रखिएगा मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर कांटी, तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर में हो जाएगा। और एक आता बरौनी, तो याद रखिएगा बरौनी, तो बरौनी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो बरौनी तापीय विद्युत परियोजना आपका बेगूसराय, बेगूसराय। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर आपको बताना कितनी थी? 51%, 75%, 61.8%, 70%, तो बताइए बिहार की साक्षरता दर बताना 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए तो सही जवाब होगा 61.8%, तो ऑप्शन नंबर 61.8%। चलिए अब जब बिहार के बारे में आया तब बिहार के बारे में कुछ कुछ जान जाते हैं। बोलेगा बिहार का जब जनगणना हुआ तो राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाला कौन सा जिला था? यही बिहार राज्य था, तो आपका बिहार था, तो सबसे कम मतलब कि साक्षरता दर इसी का था, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। बोलेगा जनगणना के अनुसार भारत के साक्षरता दर में, मतलब कि भारत का साक्षरता दर कितना है? तो भारत के जब बोलेगा भारत की साक्षरता, तो भारत की साक्षरता दर है 74%, तो भारत की साक्षरता 74%। चलिए अब बोलेगा 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष, तो पुरुष के लिए, ठीक है, तो पुरुष के लिए बिहार में, ठीक है, तो ये याद रखना बिहार में पुरुष की साक्षरता दर, तो बिहार में पुरुष की साक्षरता दर कितनी है? तो बताइएगा 71.2%, तो पुरुष की। बोलेगा इसी तरह बिहार में महिला की, तो यहाँ लिख देते हैं बिहार में, ठीक है, तो यहाँ याद रखें बिहार में
महिला की साक्षरता दर कितनी है? तो 51.5%, तो ये आपको याद रखना है। और सबसे अधिक बोलेगा राज्य में, तो सबसे अधिक राज्य में सबसे अधिक कितने? केरल का, तो केरल का बोलेगा तो केरल केरल कितना था? 93% है। और सबसे कम बोलेगा तो बिहार का, आपको तो याद ही होगा। चलिए, अब बिहार में बोलेगा जिला में सबसे अधिक साक्षरता दर, जिला में यदि बोलेगा बिहार में जिला में सबसे अधिक तो आपका रोहतासगढ़, रोहतासगढ़, तो रोहतासगढ़। सबसे कम बोलेगा तो पूर्णिया, तो याद रखिएगा पूर्णिया। ये सारे याद रखिएगा, बोलेगा कम, बिहार का जिला में बोलेगा तो रोहतास का सबसे अधिक, और कम बोलेगा तो पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया, तीनों की सैनिक सरकार कितने वर्षों तक सरकार के सत्ता में रही थी? 15, 17, 20 या 10? तो बताइए कितने वर्ष तक थी? चलिए, तो कितना? 17 वर्ष तक उनकी सत्ता में रही थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? नस्ल पे, जाति पे, भाषा पे? रहे तो बेल्जियम में मतलब ये सामाजिक विभाजन क्या आधार रहा होगा? तो वहाँ पे भाषा के आधार पे सामाजिक का विभाजन किया गया था, तो भाषा के आधार पे। चलिए, अब बेल्जियम के बारे में, तो बेल्जियम में बोलेगा कौन सी भाषा बोली जाती है? बेल्जियम में आपका फ्रेंच, डच, इंग्लिश और जर्मन। तो ये याद रखिए, फ्रेंच, डच, जर्मन, यही 3 भाषा मेन बोला जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गौरवपूर्ण क्रांति कब मतलब देश में आई थी? इंग्लैंड से, अमेरिका से, फ्रांस से? या तो मतलब कौन देश से आई थी, ये पूछा था। गौरवपूर्ण क्रांति कौन से देश से आई थी? चलिए, तो गौरव में इंग्लैंड की, तो सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से ये गौरवपूर्ण क्रांति आई थी। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 76। भारत के लोकतंत्र के कल्याण राज्य में कल्याणकारी सुविधा के कितने भाग है? किस भाग से है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4? बताइए, लोकतंत्र में कल्याणकारी और राज्य की संकल्पना का अधिकार कौन सा भाग में दिया गया है? बताइए। चलिए, तो इनका जिक्र भाग 4 में दिया गया था, भाग 4 में जो लोग कल्याण के बारे में। भाग 3 में आपको दिया है मौलिक अधिकार, तो याद रखना मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया था, तो अमेरिका। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था? आपका अमेरिका से लिया गया था, ठीक है। मौलिक अधिकार में कितना है? तो लेकर 12 से लेकर 35, 12 से लेकर 35 आपको मौलिक अधिकार दिया गया है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता, तो नागरिकता यहाँ कलर चेंज करके बताते हैं। भाग 2 में क्या है? नागरिकता, तो भाग 2 में आपका नागरिकता के बारे में दिया गया है। तो ये अभी कितना बार नागरिकता? आपका 5 से लेकर 11, तो 5 से लेकर आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता। भाग 1 में जो है किसके बारे में जिक्र किया है? भाग 1, तो भाग 1 में ज़्यादा कुछ नहीं है, जो भी आपका राज्य है संघ के बारे में, तो राज्य या संघ के बारे में, तो राज्य या संघ में है उसके बारे में, तो कितना 1 से लेकर 4 के बीच में। तो आर्टिकल 1 से 4 के में राज्य संघ के बारे में जिक्र किया, नागरिकता आपका 5 से 11 के बारे में है, मौलिक अधिकार 12 से 35 के बारे में। अब भाग में 4 में आपका नीति निर्देशक तत्व दिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत कितना दिया है? तो यहाँ 35 के बाद यहाँ हो जाएगा 36 से लेकर 51, तो 36 से लेकर 51 नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांतों का भी वर्णन किया है। तो ये सारा पूरा एकदम बढ़िया से इसको याद रखिएगा। रीपोलिंग क्या है? पुनः मतदान, पुनः गणना, पुनः चुनाव, पुनः नॉमिनेशन। बताइए रीपोलिंग क्या है? चलिए, तो रीपोलिंग जो था पुनः रूप से फिर से करना, मतदान करना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुनः मतदान करना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहते हैं, अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? बताइए, रूस, न्यूजीलैंड, चीन, यूएसए? तो कौन था बताइए आप लोग। चलिए, तो सही जवाब क्या होगा? न्यूजीलैंड, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो पुनः मतदान करने की जो मतलब कि नागरिकता को प्रथम मताधिकार देने वाला कौन था? तो न्यूजीलैंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य कौन सा देश से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस या ब्रिटेन? दी। चलिए, तो मौलिक कर्तव्य के बारे में दिया गया था, तो आपका कौन? रूस देश से लिया गया था, तो रूस मौलिक कर्तव्य आपका रूस देश से। अमेरिका से बता दिए थे मौलिक अधिकार लिया गया था। ये सब सारा जितना भी है सारा डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। बस इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? देखिए, इसको याद करने का ट्रिक बता देते हैं। तो रोल मखला सरला, सरला से देखिए कैसे याद कीजिएगा। सो से होता है सांसद, तो क्या होता है? सांसद, तो सांसद हो गया। रो से होता है आपका राज्यसभा, तो राज्यसभा का। लो से होता है आपका लोकसभा, तो लोकसभा। देखिए कैसे याद कीजिएगा, तो आर्टिकल बोलेगा तो कितना? 79, 79 के बाद क्या था? यहाँ 80, 80 के बाद क्या होता है? 81, तो याद हो गया। बोलेगा कौन सा आर्टिकल में सांसद? तो 79 में है, तो 79 है। तो राज्यसभा का आर्टिकल 80 में है, लोकसभा का इतना में 81 में। बोलेगा आप देखिए कैसे याद करना, देखिए लोकसभा आपका छोटा सदन, तो इसको बोलते हैं हम छोटा, तो छोटा सदन होता है इसको, तो इसमें कितना? ये 5 साल के लिए था, तो कितना हो जाएगा आंसर में? देखिए यहाँ पे लोकसभा वाला तो 5 साल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, राज्यसभा होता है बड़ा सदन, तो इसको बोलते हैं बड़ा सदन, तो इसको कितना? बड़ा है तो मतलब 6 साल, याद करने का तरीका। बोलेगा लोकसभा में मतलब मेंबर कितना, मतलब
चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? तो यहाँ लिखते हैं मिनिमम एज, बोलेगा 25 साल, तो मिनिमम एज 25 साल होना चाहिए। और इसमें बोलेगा तो मिनिमम एज 30 साल होना चाहिए। तो ये सारा याद रहेगा 30 वर्ष। तो मिनिमम एज 30 वर्ष होना चाहिए। तो इस तरह करके आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाला चुनाव को क्या कहते हैं? आम चुनाव, दोनों, उपचुनाव या कोई नहीं? तो बताइए क्या कहते हैं? ऐसे चुनाव को हम क्या क्या कहेंगे? तो यदि किसी सभा का इस्तीफा देने के बाद या मर जाने के बाद तो उनका हम उपचुनाव कहते हैं। और जैसे नॉर्मल चुनाव होता है तो उसको आम चुनाव कहते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मतदान पहचान पत्र के लिए कितने प्रमाण पत्र वैध थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट किया है। 12, 14, 16, 18 बताइए। तो मतदान पत्र देने के लिए आपके पास कितने प्रमाण पत्र होने चाहिए? तो आपके पास 12 प्रमाण पत्र होने चाहिए। तो सही आंसर की ओर बढ़ेंगे, कितना? 12 प्रमाण पत्र। तो ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। तो आपको 12 प्रमाण पत्र, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग कार्ड होना, तो पैन कार्ड, मनरेगा के बाद जो भी है आधार कार्ड, बहुत सारा है, उसको याद रखिएगा बस पढ़ के। नेक्स्ट, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की संख्या, तो अनुसूचित जातियों के लिए बताना है। 84, 37, 41 या 51? तो कितने हो जाते ये बताइए? तो सही जवाब होगा 84। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 84। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 84। चलिए, लोकसभा बोले अनुसूचित जनजाति, देखिए यहाँ जाति बोला, तो यदि बोलेगा जनजाति तो जन जातीय, तो जनजातियों के लिए बोलेगा तो आपका हो जाएगा 41। तो जनजातियों के लिए बोलेगा तो कितना? 41 याद रखिएगा, लेकिन 41 नहीं 47। यहाँ मान दीजिए, यहाँ दीजिए 47। तो जनजातियों के लिए बोलेगा तो 47 याद रखिएगा। चलिए, बोलेगा लोकसभा में सामान्य सीट कितनी होती है? सामान्य सीटों की संख्या कितनी होती है? तो सामान्य सीट 412 होती हैं। तो याद रखिएगा 412। तो 412 सामान्य सीट है। अब बोलेगा वर्तमान में कितनी सीट है? तो लोकसभा में कुल कुल वर्तमान सीट, तो कुल सीट की संख्या कितनी है? तो 543। तो याद रखिएगा 543 कुल सीटों की संख्या है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था? तो पहले किया गया था, अभी वर्तमान में तो 5 वर्ष है, तो ये अभी तो वर्तमान में 5 वर्ष है। परंतु एक संविधान संशोधन हुआ था जिसमें से इसका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। बताना कौन सा? 42, 44, 46 या 45? फिर उसको फिर घटा के फिर 5 वर्ष कर दिया गया था। तो बताइए कौन सा? चलिए, तो सही आंसर होगा 42वां। तो ऑप्शन नंबर ये होगा 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था, तो इसमें क्या कहता है, इसको घटा के कितना, इसमें पहले 46 मतलब कि 6 वर्ष का दिया गया था, फिर उसके बाद फिर अगला नेक्स्ट 44वां संविधान संशोधन होता है। तो इसमें फिर 44वां संविधान संशोधन होता है, फिर इसको घटा के क्या कहता था 1978 में। तो पहले देखिए, सबसे पहले 6 वर्ष जो किया था, तो ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन और 1976। तो ये वाला संविधान में क्या कहता है 6 वर्ष उसको बढ़ा दिया था, ठीक है? फिर बाद में फिर 44वां संविधान 1978 में आता है, फिर उसको घटा के कितना 5 वर्ष कर देता है। तो अभी वर्तमान में कितना 5 वर्ष, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला है विधानसभा का नेता कौन होता है? राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष? तो बताइए कौन नेता होता है? चलिए, तो सही आंसर होगा मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुख्य। तो विधानसभा का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूछा गया है राज्यसभा के किस अनुच्छेद में अनुसूचित विशिष्ट शक्तियों का वर्णन किया गया है? 242, 246, 248, 249? बताइए। चलिए, तो सही होगा 249। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 249। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला है भारत के संविधान संविधान में कौन सा समानता का अधिकार शामिल नहीं है? देखिए, नहीं पूछा है। कानून का समक्ष समानता, अपशिष्टता को उन्मूलना, रोजगार का अवसर, आर्थिक बेरोजगारी? बताइए क्या होगा? तो किसको शामिल नहीं किया इसमें? चलिए, तो सही आंसर आर्थिक बराबरी। तो ऑप्शन नंबर डी इसको क्या कहता है, इसमें शामिल नहीं किया। तो बाकी ये सब आपको याद होगा। अस्पृश्यता आर्टिकल 17 से संबंधित है, रोजगार का अवसर के संबंध 16 से लेकर 18 के बीच में दिया गया है। ठीक है, कानून का समय समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में, उस समानता का 14 से लेकर 18 के बीच में दिया गया था। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? बताना, मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, धर्म को स्वीकार करने का, सरकार की आलोचना करने का? तो बताइए राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया, तो बताना कौन सा नहीं है? चलिए, तो सही है ऑप्शन। तो किसी भी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, ये संविधान के राजनीतिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 89 में। पूछा गया निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? या धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, या धर्म का प्रधानता है, या धर्म का निरपेक्ष स्वतंत्रता, या धार्मिक श्रद्धा का अभाव है? तो बताइए क्या होगा? चलिए, तो सही जवाब है यहाँ धर्म की निरपेक्षता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धर्म की निरपेक्षता का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूछा गया 90 सामाजिक विभेद एक अच्छा परिमाण क्या है? नासे की सख्त का, लोकतंत्र का सशक्त, देश का सशक्त, या समाज का सशक्त बनाना? तो बताइए क्या है? चलिए, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र को क्या करना? सशक्त बनाना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोकतंत्र को सशक्त बनाना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 91 में
निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य की विशेषता नहीं है, बताना है। लिखित संविधान, शक्ति का विभाजन, एकाधारी शासन, सर्वोच्च न्यायालय, बताएं कौन सा नहीं है। चलिए, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन है एक मतलब इकाही शासन व्यवस्था इसके अंतर्गत में नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए कितना पॉलिटी से क्वेश्चन आया हुआ है। ये सारा आपका PYQ आपका बिहार स्टेट, ठीक है, तो बिहार स्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 का। तो 2023 का जो 6 सितंबर, तो 6 सितंबर 2023 का आया हुआ ये पार्ट 2 है, तो ये भी याद रखना पार्ट 2। चलिए, अपने निर्वाचन का तारीख मतलब राष्ट्रपति 5 वर्ष तक के अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचित तारीख से, संसद द्वारा निर्वाचित तारीख से, अपने पद ग्रहण के दिन से या निर्वाचन द्वारा आयोग घोषित तिथि से। तो राष्ट्रपति जो 5 वर्ष तक अपना पद पर रहने का कारण अपने जब से जिस दिन से अपना पद ग्रहण करता उस दिन से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। अगला, इसमें पूछा गया संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र की स्थापना, निर्वाचन सरकार को बदलना, सैनिक तंत्र की स्थापना या आरक्षण का मांग, तो बताइए क्या इसका उद्देश्य था। चलिए, तो इनका उद्देश्य को मान के और चलते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या था, ऑप्शन नंबर ए, तो लोकतंत्र की स्थापना करना, तो सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्र की स्थापना करना। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन आप लोग पढ़ चुके हैं, तो कितना मतलब कौन सा राज्य से बताना, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब या झारखंड से। चिपको आंदोलन आप लोग पढ़े हैं, इसका नाम याद रखें कौन किया था, तो ये आपका उत्तराखंड से संबंधित है। इसके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार 1973 में प्रारंभ हुआ था, और उत्तराखंड का कौन सा जिला था आपको, चमोली। तो चमोली नामक जिला से यहाँ से प्रारंभ होता, जिसमें से स्त्री और पुरुष सब मिलकर क्या था, पेड़ से लिपट के क्या करता, उनको बचाने का लिए एक आंदोलन चलाता है। चलिए, इसका आंदोलन का नेता बोलेगा तो सुंदर लाल, तो याद रखेगा सुंदर लाल, तो सुंदर लाल बहुगुणा, तो बहुगुणा, तो सुंदर लाल बहुगुणा इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। चलिए, 95, इनमें से कौन सा लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता, देखिए नहीं करने वाला पर ध्यान दीजिएगा। विविधता में एकता, सार्वजनिक संपन्न, विविधता में सामंजस्य का अभाव का, विविधता में राजनीति का अभाव, तो बताइए कौन सा नहीं रहता होगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा, विविधता में सामंजस्य का अभाव, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुजन पार्टी समाज के संस्थापक निम्न कौन थे? काशीराम, साहूराम, B.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, तो कौन थे बताइए। चलिए, तो सही आंसर काशीराम, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काशीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? निष्पक्ष चुनाव, जातिवाद, समाजवाद, इनमें से कोई नहीं। चलिए, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, निष्पक्ष का चुनाव, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निष्पक्ष चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 99, इसमें पूछेगा विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना शाब्दिक क्षमता किस शासन व्यवस्था से होती है? अधिनायक तंत्र, संघतंत्र, लोकतंत्र या राजतंत्र। चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 100, इसमें पूछा गया किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय, बिहार साक्षरता दर, वैशाली लिच्छवी गणतंत्र या बताइए किससे किससे पता चलता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ बहुत गहरी है। चलिए, तो आपका यहाँ सही आंसर होगा वैशाली की लिच्छवी गणतंत्र से पता चलता है। तो आज का हम लोग टोटल इतना क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। जो आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका बिहार स्टेट से संबंधित आपका सारा यहाँ पे PYQ प्रैक्टिस सेट सारा का सारा यहाँ पे आपको मिलेगा ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर पाइए। तो आपका एग्जाम तो स्टार्ट होएगा 14 अक्टूबर से आज से। तो जो कोई भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ज़रूर ये सब अपना, जैसे आप फिर सीटेट का तैयारी कर रहे हैं या फिर एस्टेट का तैयारी कर रहे हैं या फिर जेटेट का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? उसके लिए इस चैनल पे जुड़िए ताकि आपको हम क्या करें एक्स्ट्रा से सारा टॉपिक वाइज़, प्रैक्टिस वाइज़, CDP, SST सारा यहाँ मिलेगा। और जो बिहार स्टेट का तैयारी करते हैं तो पेपर 1 और 2 का प्रीवियस सारा कंप्लीट अपलोड हो जाए तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। आप पेपर में जो सोशल साइंस चेक लिए हैं तो उसका सारा का सारा क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, तो वहाँ से भी आप देख लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना, टेक केयर, जय हिंद।